कोई है जो इस देश में हिटलर बनने का ख्वाब देख रहा है। हमें ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। इस चुनाव में ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए। ये शब्द हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने ये ट्वीट किया। वो किसके विरोध में लिख रहे थे ये सब भली भांति जान रहे थे, और उस लोकसभा चुनाव के बाद क्या हुआ वो स्वयं में एक स्वर्णिम इतिहास बन गया। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 28 मई 2023 भारत के लिए कई मायनों में विशेष रहा। पूरा देश नए संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन का साक्षी बना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में भी दर्ज कर दिया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब इस विषय पर चर्चा करेंगी तो उनके पास इस प्रश्न का जवाब भी रहेगा कि भारत को नई संसद कैसे मिली। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ विपक्षी दलों का रवैया नकारात्मक ही रहा और उन्होंने सार्वजनिक हित को दरकिनार रखते हुए व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ऐसे ही विपक्ष के कथित बड़े नेता शरद पवार ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। शरद पवार का कहना था कि मैंने सुबह कार्यक्रम देखा, मुझे खुशी है कि मैं वहाँ नहीं गया। वहाँ जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूँ कि क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है या पहला मौका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का विरोध करना, बहिष्कार करना और अपनी राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यों को बाधित करवाना, ये विपक्षी दलों का परमानेंट टेम्पलेट बन चुका है। इन्हीं शरद पवार की पार्टी को देख लीजिए, आयुष्मान भारत जैसी योजना का विरोध भी कर चुकी है। वहीं कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने राज्यों में आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं होने दिया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने तो सिर्फ इसलिए रोक लगा दी क्योंकि लाभार्थियों को दिए जाने वाले पत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होती थी। ऐसे ही तेलंगाना और दिल्ली सरकार को इस योजना के नाम से ही समस्या है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज्यादा तेजी से करें। उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है। मैं एक योजना बताता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है। राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है। हम नहीं कहते कि योजना बंद करो। लेकिन विपक्षी दलों को नुकसान से क्या लेना देना होता तो जनधन जैसी महत्वाकांक्षी योजना का विरोध नहीं करते। सोचिए, जहां बैंक खाता खोलना पहले अमीरों का काम माना जाता था और गरीबों को इसके लिए पहले पैसे जमा करने के लिए सोचना पड़ता था, खासकर महिलाएं जिन्हें पूछा जाता था कि वो बैंक खाता कैसे खोल पाएंगी। लेकिन करोड़ों बैंक खाते भी खोले गए और जनता को यह भी समझ आया कि बैंक खाता मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बीमा भी होता है, गैस भी होता है और महामारी से बचाव भी होता है। लेकिन कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार का जुमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों का इस्तेमाल काले धन को सफ़ेद करवाने की तरकीब है। एक पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान कितना हास्यास्पद है, लेकिन चिदम्बरम से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी ने तो डिजिटल भारत का विरोध भी किया था। चिदम्बरम ने संसद में डिजिटल पेमेंट का मजाक बनाकर कहा था कि आप लोग गांव जाइए और 10 रुपए की सब्जी खरीदिए, वहां बिना मशीन, वाईफाई, इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाओगे। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर कभी डेटा लीक का हवा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, तो कभी ट्रांजैक्शन पर चार्ज करने को लेकर जनता के बीच डर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन सारा विरोध असफल रहा। आज स्थिति यह है कि भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का डंका देश भर में तो है ही, दुनिया भी इसकी वाहवाही कर रही है। और विडंबना देखिए, जब डिजिटल क्रांति के तहत डीबीटी योजना एक सफल योजना माना गया तो यही चिदम्बरम इसका श्रेय लेने आगे आ गए थे। इस पर भाजपा ने कहा था कि एक दिन कांग्रेस कोविड वैक्सीन, कर्तव्य पथ और नए संसद भवन के लिए भी श्रेय लेने के लिए आगे आ जाएगी।
कोविड वैक्सीन की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष का रवैया इस पर चौंकाने वाला था। जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, ऐसे में भारत ने वैक्सीन निर्माण का नेतृत्व संभाला। बड़े प्रयासों के बाद स्वदेशी कोवैक्सीन का निर्माण किया गया, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई दल इसके विरोध में आ गए। कांग्रेसी नेता शशि थरूर एवं जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि यह खतरनाक हो सकती है। अखिलेश यादव ने तो कहा कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और इस बयान के समर्थन में कई कांग्रेसी नेता भी उतर आए थे। राशिद अल्वी और आनंद शर्मा ने तो यहां तक कह दिया था कि इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया जा सकता है। आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन आप विरोध के स्तर का अंदाजा लगाइए कि विरोध की राजनीति के चलते किसानों को भी नहीं बख्शा गया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़ी सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लॉन्च की। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपये उनके खाते में डालती है, लेकिन कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने इस योजना को रोकने का पूरा प्रयास किया। हैरानी की बात तो ये थी कि राज्यों ने केंद्र को अपना डेटा ही नहीं दिया था। किसानों के लिए ऐसी नफरत कि किसानों के लिए सुरक्षा कवच माने जाने वाली फसल बीमा योजना को भी पूंजीपति मुनाफा स्कीम बताकर इसका विरोध शुरू कर दिया गया। अब प्रश्न यही है कि यह कैसा विपक्ष है जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी विरोध करता है और विकास के लिए भी विरोध करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, और जो आज देश भर में चर्चित है। भारत सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया। यह भारत में बनी हुई पहली हाई स्पीड ट्रेन थी, लेकिन यह ट्रेन भी विपक्ष की राजनीति का शिकार होने से नहीं बच पाई। इसके शुरू होते ही देश भर में पत्थरबाजों ने इसे निशाने पर लिया। हर जगह से पथराव की खबरें आने लगी, विशेषकर पश्चिम बंगाल से। यहाँ से सबसे अधिक पथराव की खबरें आने लगी। लगातार पत्थरबाजी से तो यही लग रहा था कि कहीं न कहीं से तो इन्हें समर्थन मिल रहा है। इसके पीछे राजनीतिक विद्वेष की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो कुछ लोग किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट की असफलता देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इतने दशकों बाद ही सही भारत को एक विश्व स्तरीय ट्रेन मिली है, लेकिन इस ट्रेन को कुछ लोगों द्वारा जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, यह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत का मजाक उड़ाने की मानसिकता वाले ऐसे लोगों से देश के हर नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमें वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले इंजीनियरों पर गर्व है। इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को अपमानित करना उचित नहीं है। दिन रात देश के लिए काम करने वालों का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। क्या इंजीनियरों को अपमानित करना उचित है? क्या टेक्नीशियनों को अपमानित करना उचित है? क्या दिन रात देश के लिए काम करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना उचित है? क्या ऐसी मजाक उड़ाने वालों को माफ किया जा सकता है? सही समय पर सही सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? सोचिए, जिस धारा 370 को हटाने की बात पर चर्चा से भी कुछ राजनीतिक दल घबराते थे, उसे खत्म करना क्या आसान था? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला देश के बड़े ऐतिहासिक फैसलों में से एक था। राज्यसभा और लोकसभा में इस पर जमकर बहस हुई और अंततः दोनों सदनों से यह बहुमत के साथ पास हुआ। कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध भी किया। कांग्रेस ने कहा था कि आज भाजपा ने संविधान की हत्या कर दी है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी आज राज्यसभा में लाए गए विधेयक का समर्थन नहीं कर रही है। हमारी सोच अलग है। हम चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाया न जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसे अवैध, असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इसके परिणाम भयावह होंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा था कि सरकार को घाटी के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही पैटर्न देखने को मिला वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर। वर्ष 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस योजना की घोषणा की और बताया कि कैसे यूपीए की सरकार ने बिना सोचे समझे इस मुद्दे पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तो कांग्रेस ने तुरंत इस मुद्दे का विरोध करना शुरू कर दिया और भाजपा सरकार को घेरने की योजना बना दी। इस फैसले की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन केंद्र सरकार को यहां से राहत मिली और विपक्ष को निराशा। आज विपक्ष नए संसद भवन निर्माण पर रुदाली कर रहा है, तो यह क्या याद दिलाता है? यह याद दिलाता है गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक स्टंट तक बता दिया।
वहीं शशि थरूर को यह चिंता थी कि भाजपा ने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई तो बनाई, लेकिन इतनी बड़ी क्यों बनाई, जबकि महात्मा गांधी की उतनी बड़ी आकार की मूर्ति पूरे देश भर में कहीं नहीं है। किसी ने इसे पैसे की बर्बादी बताया तो किसी ने पूछा कि इसे देखने कौन आएगा, लेकिन तथ्य यह है कि इसने 1 वर्ष में ही पर्यटन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन सभी बिंदुओं को देखकर तो यही लगता है कि विपक्ष ने अब मोदी विरोध में देश को मिलने वाले ऐतिहासिक अवसरों के विरोध करने की परंपरा को स्थापित कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।